दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज के इस वीडियो सेशन में अपन डिस्कस करेंगे परमाणु संरचना, और परमाणु संरचना में भी आज का अपना टॉपिक होगा परमाणविक प्रजातियां। और परमाणविक प्रजातियों के अंदर आज आप अध्ययन करोगे समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, आइसोस्टर और आइसोडायफर के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आपको परमाणु के बारे में जानना पड़ेगा कि परमाणु क्या होता है। उसके बाद में आपको ये जितनी भी परमाणविक प्रजातियां हैं, जैसे समस्थानिक, समभारी, समन्यूट्रॉनिक, आइसोडाइफर, सम इलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्टर, इसके बारे में फिर आपको आसानी से अध्ययन कर सकोगे। किसी भी प्रकार की आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ बेसिक पॉइंट है, सबसे पहले उनसे डील करते हैं और उसके बाद में परमाणविक स्पीशीज की ओर मूव करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास अगर कोई भी परमाणु उपस्थित हो, एटम अदरवाइज क्या उपस्थित हो, परमाणु उपस्थित हो, तो इस परमाणु का जो निर्माण है वो किन किन से होता है। तो परमाणु के निर्माण में मुख्य रूप से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब उप परमाणु के कण होते हैं। कौन कौन से कण होते हैं वो? सबसे पहला होता है इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला कण तो कौन सा हो गया? इलेक्ट्रॉन। दूसरा, अगर आप उप परमाणु के कण की बात करो तो दूसरा कौन सा होता है? प्रोटॉन होता है। और तीसरा वाला होता है न्यूट्रॉन। तो दोस्तों ये 3 कण है, उप परमाणु के कण है, जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है? परमाणु का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन है ये एक्चुअल में कैसा होता है? ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है? ऋण आवेशित कण है। बात करोगे अगर आप प्रोटॉन की, प्रोटॉन कौन सा कण होता है? धनावेशित कण है। और अगर आप बात करोगे न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन एक्चुअल में कैसा होता है? उदासीन होता है। तो जो न्यूट्रॉन है इस पर ना ही तो धनावेश उपस्थित होता है ना ही ऋणावेश उपस्थित होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि अगर आपके पास परमाणु कैसा है? उदासीन परमाणु है। तो यहां पर मैं मेंशन करता हूं, अगर मान लीजिए आपके पास जो परमाणु है वो परमाणु कैसा है? उदासीन परमाणु है। उदासीन परमाणु का मतलब ये हो गया कि उस वाले परमाणु पर ना ही तो धनावेश है और ना ही क्या है? ऋणावेश उपस्थित है। तो उदासीन परमाणु के लिए हमेशा आप एक बात ध्यान रखेंगे, उदासीन परमाणु के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी संख्या में क्या उपस्थित होंगे? प्रोटॉन उपस्थित होंगे। तो उदासीन परमाणु के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना होगा क्या? प्रोटॉन की संख्या। उदासीन परमाणु के केस में जो प्रोटॉन की जो संख्या है वो किसके बराबर होती है? हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। कीप इट इन माइंड, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जितनी संख्या में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उतनी संख्या में क्या उपस्थित होंगे? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तभी वो परमाणु कौन सा परमाणु कहलाता है? उदासीन परमाणु कहलाता है। अब बात आती है यहाँ पर परमाणु क्रमांक की। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो आपको ये भी बताना चाहिए कि किसी भी परमाणु में परमाणु क्रमांक क्या होता है कि उसमें उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या है उसी को आप क्या बोलते हो? परमाणु क्रमांक बोलते हो। उसी को क्या बोलते हो? परमाणु क्रमांक बोलते हो। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखना, जो यहां पर आपके जो परमाणु होता है तो परमाणु में क्या उपस्थित होता है? नाभिक। और इस नाभिक के चारों ओर निश्चित आकार के वर्ताकार क्षेत्र में कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? लगातार क्या करता रहता है? गति करता रहता है। तो यहां पर एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको आप बोलते हो न्यूक्लियन। एक टर्मिनोलॉजी है जिसको आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियन बोलते हो। और इस न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग को आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियन बोलते हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आपको एक और यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी तत्व को प्रदर्शित किया है, अब ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसी के थ्रू आपको जितनी भी परमाणविक स्पीशीज है वो आसानी से आपके लिए क्या हो जाएगी? बिल्कुल इजीली है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी क्या है, कोई तत्व है
और यहाँ पर मैं किसी भी तत्व का जो तत्व को संकेत के द्वारा प्रदर्शित कर रही, तो यहाँ पर मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ कि मेरे पास एक तत्व है और इस तत्व को मैं किसके द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूँ, एक्स के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ये बताना चाहिए कि तत्व को प्रॉपर वे में कैसे प्रदर्शित करोगे। सबसे पहले तो उसका संकेत लिखा जाएगा और ये जो संकेत है उसके बॉटम पर उसका परमाणु क्रमांक लिखा जाएगा और परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हो आप कैपिटल जेड से। और ये जो तत्व का जो संकेत है इसके टॉप पर मेंशन किया जाएगा ए का मतलब क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, एटॉमिक वेट, अदरवाइज परमाणु द्रव्यमान है, अदरवाइज आप इसको बोल सकते हो परमाणु संख्या भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपके सामने क्या ये एक्स का मतलब तो क्या है, तत्व है, जेड का मतलब क्या हो गया, परमाणु क्रमांक, और ए का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या हो गया। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी तत्व को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। अब देखेंगे यहाँ पर आप किस प्रकार से ए का पता कर सकते हो। ए का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। तो आपको हमेशा ये एक इक्वेशन ध्यान रखनी है, ए इक्वल टू जेड प्लस, मतलब यहां पर जो अगर उदासीन परमाणु की आप बात करोगे तो उस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू जेड का मतलब तो हो गया प्रोटॉन की संख्या और यहां पर एन का मतलब हो जाएगा आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें ए किसको प्रदर्शित कर रहा है, द्रव्यमान संख्या को। तो द्रव्यमान संख्या एक्चुअली में क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों के योग को ही आप क्या बोलते हो, द्रव्यमान संख्या बोलते हो। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, एक्स का मतलब तो क्या हो गया, तत्व, जेड का मतलब क्या हो जाएगा आपके लिए, परमाणु क्रमांक। जेड का मीनिंग क्या हो जाएगा, जो भी आपके पास तत्व है उसका परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक को एक्चुअली में आप क्या बोलते हो, प्रोटॉन की संख्या बोलते हो। परमाणु क्रमांक को ही क्या बोलते हो आप, प्रोटॉन की संख्या भी बोलते हो। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे एन का मतलब क्या हो जाएगा, एन का मतलब होता है न्यूट्रॉन की संख्या। एन का मतलब क्या हो जाएगा आपके लिए, न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब जो भी परमाणु उसके नाभिक में कितनी संख्या में न्यूट्रॉन उपस्थित है। और ए का मीनिंग क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। ए का मीनिंग क्या हो जाएगा आपके लिए, द्रव्यमान संख्या। तो ये वाली इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ए इक्वल टू जेड प्लस एन, मतलब द्रव्यमान संख्या है वो किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन की संख्या, और परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। मतलब जो भी नाभिक है उसमें कितनी संख्या में प्रोटॉन उपस्थित है उसी को आप क्या बोलते हो, परमाणु क्रमांक बोलते हो। और यहां पर एन का मीनिंग क्या हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या, और ए का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या। तीनों में रिलेशन देखेंगे तो ये रिलेशन आपको लर्न करना है, ए इक्वल टू जेड प्लस एन। अब अगर आप जेड की जगह क्या लिख सकते हो, प्रोटॉन की संख्या है, तो इस वाली इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हो, ए इक्वल टू पी प्लस एन से भी आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि पी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या, जिसको आप क्या बोलते हो, परमाणु क्रमांक बोलते हो। यहां पर अब इंपॉर्टेंट देखिए, न्यूक्लियॉन का मीनिंग में बता रहा था, तो न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का जो योग होता है आप उसी को क्या बोलते हो, न्यूक्लियॉन बोलते हो। तो न्यूक्लियॉन का मतलब क्या हो गया, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग क्या होता है, न्यूक्लियॉन कहलाता है। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, न्यूक्लियॉन का निर्माण करेंगे। और परमाणु के नाभिक में दो ही प्रकार के कण उपस्थित होते, एक तो प्रोटॉन होता है और सेकंड वाला कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन, और प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो परमाणु का जो नाभिक होता है एक्चुअल में वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। परमाणु का जो नाभिक है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। धनावेशित आप क्यों बोल रहे हो कि परमाणु का जो नाभिक का निर्माण किससे होता है, नाभिक का निर्माण होता है दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। और आपको ये बताया कि प्रोटॉन धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन कैसा है, उदासीन है। तो एक्चुअल में जो नाभिक है उस पर कौन सा आवेश होगा, धनावेशित होगा। और इस धनावेशित भाग के चारों ओर निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लगातार गति करता है। तो ये तो हो गया इसका बिल्कुल बेसिक
इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं परमाणविक स्पीशीज की। तो सबसे पहले देखिए एक टेबल मेंशन कर रखी है और इस वाली टेबल से आईआईटी, नीट, जेट और आईसीएआर किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो वहां से इस टेबल से मिनिमम 1 क्वेश्चन 100% आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन डील करेंगे परमाणविक प्रजातियों से, फिर देखेंगे ये जो परमाणविक प्रजातियां इनमें क्या समानता है, सिमिलरिटीज क्या है, असमानता है क्या है, डिससिमिलरिटी क्या है और इनके उदाहरण कौन से। एग्जाम में आपको डायरेक्ट इससे डील करवाएगा उदाहरण से, आपको उदाहरण मेंशन करेगा और उन उदाहरण को देखकर आपको यह बताना पड़ेगा कि ये समस्थानिक है या समबारिक है, सम न्यूट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है, आइसोस्टर है, अदरवाइज क्या है, आइसोडाइपर है। तो अब इनको 1 बाय 1 अपन क्या करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले परमाणविक प्रजातियां देखिए टेबल मेंशन है और सबसे जो प्रथम जो परमाणविक प्रजाति है जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, सबसे प्रथम परमाणविक प्रजाति कौन सी है, समस्थानिक, मीनिंग आइसोटोप। समस्थानिक को क्या बोलते हो, आइसोटोप। तो आपको इसी सीक्वेंस में इनको चेक करना है। सबसे पहले आप आइसोटोप को चेक करोगे। तो देखिए समस्थानिक का मतलब क्या होता है, समस्थानिक में समानता ही देखिए क्या क्या समान होता है। तो जो भी समस्थानिक होंगे उनमें परमाणु संख्या को किससे प्रदर्शित करते हो, जेड से। तो सबसे पहली समानता होगी समस्थानिक में उनकी परमाणु संख्या, मतलब जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 समान होगी। फिर बात करेंगे प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि जितना जो परमाणु संख्या मतलब जितनी प्रोटॉन की संख्या है उसी को क्या बोलते हो, परमाणु क्रमांक बोलते हो। तो परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, 1 समान होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा, 1 समान। और हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी परमाणु क्रमांक समान होता है तो उनकी जो रासायनिक जो गुण है या रासायनिक अभिक्रिया भी क्या होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। हमेशा ध्यान रखेंगे अगर आपको कोई भी तत्व दिए हुए है और अगर उन तत्वों का परमाणु क्रमांक 1 समान है तो उनके रासायनिक गुण हमेशा क्या होते हैं, 1 समान। क्यों, क्योंकि जो रासायनिक गुण है वो किस पर निर्भर करते हैं, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। और भौतिक गुण धर्म किस पर निर्भर करते हैं, परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। किसी भी तत्व के लिए जो एक्चुअल में रासायनिक गुण है, यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं, रासायनिक गुण की बात कर रही है अपन। तो किसी भी तत्व के जो रासायनिक गुण है, केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, ये लीजिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया रासायनिक गुण। केमिकल जो प्रॉपर्टी जो एक्चुअल में किस पर निर्भर करते हैं, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, वो किस पर निर्भर करते हैं, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। और परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित करते हो आप, कैपिटल जेड से। जेड का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। और दूसरी अगर आप बात करोगे किसकी, भौतिक गुणधर्म की, ये लीजिए सेकेंड वाला पॉइंट भी मेंशन कर देता हूं मैं। जो भी कोई भी तत्व है अगर उसके आप डिस्कस कर रहे हो भौतिक गुणधर्म, तो भौतिक गुणधर्म दोस्तों निर्भर किस पर करते हैं, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करती है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप, द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या को आपने भी प्रदर्शित किससे किया था, द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित किया था ए से। तो द्रव्यमान संख्या पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं किसी भी तत्व के भौतिक गुणधर्म। आप डील किससे कर रही हो, समस्थानिक से। और समस्थानिक का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 समान। और परमाणु क्रमांक 1 समान है तो उनके कौन से गुणधर्म समान होंगे, रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। और जब परमाणु क्रमांक की समान है तो आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है। मतलब परमाणु क्रमांक के अनुसार ही तत्वों को क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया। तो उनका अगर परमाणु क्रमांक समान है तो उनकी आवर्त सारणी में स्थान भी क्या होगा, 1 समान होगा। तो ये तो होगी समानता। ये बात किसकी करोगे आप, असमानता। असमानताओं में देखो सबसे पहला क्या, द्रव्यमान संख्या जिसको आपने प्रदर्शित किया था ए से, ये भिन्न भिन्न होगी। न्यूट्रॉन की संख्या मतलब एन की वैल्यू भी भिन्न भिन्न होगी। और भौतिक गुणधर्म, ये तीनों थिंग है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। किसमें, समस्थानिक में। अब एक सिंपल सा उदाहरण लेकर मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं समस्थानिक के लिए। तो यहां पर देखिए एक सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल मेंशन कर रहा हूं और इस वाले एग्जाम्पल से जो भी कहानी है आपको टोटल अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो यहां पर ये लीजिए मैंने उदाहरण ले लिया कार्बन का, 6 कार्बन 12 है। सेकंड वाला मेंशन किया है 6 कार्बन 13 और थर्ड वाला मेंशन किया है मैंने 6 कार्बन
14। और आपसे ये पूछ लिया कि इन तीनों में क्या संबंध है, तो जब भी आपको संबंध बताना हो तो आपको क्या करना है, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और परमाणु द्रव्यमान, ये आपको क्या करना है, पता कर लेना है। किस टाइप से पता करोगे, तो यहां पर देखो सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूं जेड की वैल्यू। ये लीजिए, सबसे पहले मैं मेंशन करूंगा जेड की, इनके लिए क्या है, जेड का मीनिंग हो गया परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या। उसके बारे में मैं मेंशन करूंगा क्या, ए की वैल्यू मतलब परमाणु द्रव्यमान क्या होगा इनका, और फिर लास्ट के अंदर मैं डील करूंगा न्यूट्रॉन की संख्या, एन की वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर अंडरस्टैंड करवाया था किसी भी तत्व को प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है, ये तरीका होता है, मतलब जेड एक्स ए, और जेड का मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक, ए का मतलब क्या है, परमाणु संख्या, और एक्स का मीनिंग क्या है, परमाणु का संकेत। तो इसके द्वारा आप आसानी से क्या कर सकते हो, किसी भी तत्व के बारे में बता सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जेड, तो जेड की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी क्या हो गई 6। बात करता हूं मैं परमाणु द्रव्यमान की, तो इस वाले केस में कितना हो जाएगा 12, यहां पर है 13 और यहां पर कितना है 14 मीनिंग 14। फिर बात करते हो एन, और एन को कैसे फाइंड आउट करते हो, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको ए माइनस जेड से। तो ए की वैल्यू कितनी है 12, जेड की वैल्यू कितनी है 6, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, मतलब 6 कार्बन 12 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 6। नेक्स्ट वाला देखेंगे 13 माइनस 6, तो 13 माइनस 6 से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 न्यूट्रॉन की संख्या, और 6 से कार्बन 14 में आप डील करोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी 14 माइनस 6 मीनिंग कितना आ जाएगा 8। क्या देख रहे हो आप, 6 से कार्बन 12, 6 से कार्बन 13 और 6 से कार्बन 14 में क्या संबंध हो जाएगा, जेड, मतलब इनकी क्या समान है, प्रोटॉन की संख्या समान है। प्रोटॉन की संख्या समान है अर्थात परमाणु क्रमांक जब भी समान होगा तो उनके मध्य संबंध क्या होगा, समस्थानिक होंगे। मतलब ये तीनों की तीनों जो आपके परमाणविक स्पीसीज है, एक्चुअल में ये क्या है, आइसोटोप्स है। एक्चुअल में ये क्या है, आइसोटोप। आइसोटोप का हिंदी में मतलब क्या होता है, समस्थानिक होता है। तो पहले उदाहरण से क्लियर हो जाना चाहिए कि तीनों के तीनों जो तत्व है कि जो स्पीसीज है, इनमें समानता किसमें, केवल परमाणु क्रमांक समान है, बाकी इनका देख लीजिए परमाणु द्रव्यमान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। और ऐसी स्पीसीज जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है क्या कहलाती है, आइसोटोप कहलाती है। तो ये एक उदाहरण मैंने मेंशन किया। रिमेनिंग जो उदाहरण आपके यहाँ पर मेंशन कर रखे, ये उदाहरण आप इजीली पता कर सकते हो। इनको रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है, रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु भार मतलब द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का पता कर लीजिए, आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण से अगर मैं डील करता हूं समस्थानिक के अंदर, और कौन से उदाहरण हो सकते हैं, ये देखिए 1n1, 1n2 और 1n3। देखते ही पता चल जाना चाहिए कि परमाणु क्रमांक की चेक किया करो, यहां पर भी 1 1 1 क्या संबंध आएगा, समस्थानिक। नेक्स्ट वाला देखो ऑक्सीजन के केस में 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17 और 8 ऑक्सीजन 18। यहां पर भी परमाणु क्रमांक कितना 8 8 8 है, परमाणु क्रमांक सेम है, क्या हो जाएगा, समस्थानिक हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखेंगे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, परमाणु क्रमांक दोनों के लिए कितना है 17 17 है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, कौन सा हो जाएगा, समस्थानिक। तो ये तो अपन ने डिस्कस किया अभी परमाणविक प्रजाति नंबर 1। अब परमाणविक प्रजाति में नंबर 2 से अपन डील करेंगे। समभारी, ये इंग्लिश वर्ड भी आपको आने चाहिए। समभारी को क्या बोलते हो, आइसोबार। तो आइसोबार के लिए देखो क्या समान होना चाहिए, जिस प्रकार से समस्थानिक में परमाणु क्रमांक एक समान होना चाहिए, उसी प्रकार से समभारी की पहचान करने के क्या डायरेक्ट मेथड है, उसकी द्रव्यमान संख्या समान होनी चाहिए। मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, एक समान। तो आपको कोई भी ऐसी स्पीसीज दिख जाए जिनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो परंतु द्रव्यमान संख्या एक की वैल्यू एक समान हो, तो वो हमेशा उनके मध्य क्या संबंध होगा, कौन सी परमाणविक प्रजातियां होगी, वो समभारी परमाणविक प्रजातियां होगी, मतलब आइसोबार होंगे। सेकंड देखो न्यूक्लियन की संख्या, और न्यूक्लियन का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया था कि न्यूक्लियन की संख्या का मतलब भी क्या होता है। न्यूक्लियन का मतलब होता है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होता है, आप उसी को क्या बोलते हो, न्यूक्लियन बोलते हो। तो द्रव्यमान संख्या एक इसके इक्वल था, फॉर्मूले में मेंशन किया था आपने, ए इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी तभी तो कौन सी वैल्यू समान होगी, द्रव्यमान संख्या ए क्या होगा, एक समान होगा। असमानता ही देखिए, इनके अलावा जो भी रिमेनिंग रह गया वो क्या होगा, असमान होगा। परमाणु संख्या अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। परमाणु संख्या अलग अलग है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, अलग अलग होगी।
अब इनका परमाणु क्रमांक समान नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग है, परमाणु क्रमांक भिन्न है तो रासायनिक गुण अलग हो गए, और रासायनिक गुण धर्म अलग है तो आवर्त सारणी में जो स्थान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। कॉमन सेंस की बात है। उदाहरण इंपोर्टेंट है। उदाहरण देखिए बा, सबसे पहला उदाहरण मेंशन किया है आर्गन 18 आर्गन 40, दूसरा आपके पोटेशियम 1940, और आपके पास तीसरा उदाहरण है कैल्शियम 2040। तो इन तीनों में क्या देख रहे हो आप, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, तीनों में अगर आप सबसे पहले डील करना तो सबसे पहले क्या चेक करोगे आप, समस्थानिक चेक करोगे, आइसोटोप चेक करोगे। आइसोटोप का मेथड क्या है, सीधा परमाणु क्रमांक देखो, तो परमाणु क्रमांक कितना 18, 19 और 20, मतलब आर्गन का 18 है, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20 है। परमाणु क्रमांक अलग अलग आते हैं, आपके माइंड में से हो गया कि ये समस्थानिक नहीं हो सकते। दूसरा तरीका क्या है, फिर इनका परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या चेक कीजिए। द्रव्यमान संख्या चेक करोगे तो आर्गन के लिए कितनी है 40, पोटेशियम के लिए भी 40 है, और कैल्शियम के लिए भी कितनी है 40। मतलब तीनों के अंदर क्या समानता है, केवल द्रव्यमान संख्या क्या है, एक समान है। तो द्रव्यमान संख्या एक समान है तो वो हमेशा कौन सी होती है, समभारिक होती है। तो यहाँ पर ये तीनों स्पीसीज के मध्य क्या संबंध है, समभारिक। तीसरा उदाहरण देख लीजिए, डायरेक्ट चेक कीजिए आप। सबसे पहले परमाणु क्रमांक देखिए, टेल्यूरियम, जीनोन और बेरियम, परमाणु क्रमांक अलग अलग है 52, 54 और 56, तो मतलब ये समस्थानिक नहीं हो सकते। फिर आप चेक करेंगे क्या, इनकी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या तीनों की कितनी है 130, 130 और 130, और द्रव्यमान संख्या एक समान आते हैं, क्या कौन सी स्पीसीज हो जाएगी, समभारिक हो जाएगी। तो डायरेक्ट आप मेथड बता रखिए, सबसे पहले आपको परमाणु संख्या ही देखनी है, उसके बाद में द्रव्यमान संख्या चेक करनी है। तीसरा देखिए, सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज, तीसरी स्पीसीज कौन सी है दोस्तों, सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज। और इसमें सम्मान क्या होगा, बस आपको सम्मान है उसी पर ध्यान दीजिए। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, एक समान। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है, और सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। और न्यूट्रॉन की वैल्यू कैसे पता करोगे, n इक्वल टू a माइनस जेड, मतलब ये न्यूट्रॉन की संख्या पता करने का फॉर्मूला हो गया क्या, न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो इसे आप क्या पता कर लोगे, उसके न्यूट्रॉन की संख्या, और जब भी न्यूट्रॉन की संख्या एक समान आएगी तो उनके मध्य संबंध क्या हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक संबंध हो जाएगा। अब भिन्न भिन्न क्या होगा, परमाणु संख्या भी अलग होगा। परमाणु संख्या अलग है तो अब इनकी द्रव्यमान संख्या भी अलग है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अलग है, और भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, अलग अलग, और आवर्त सारणी में स्थान भी क्या होगा, असमान होगा। उदाहरण इंपोर्टेंट है, एक उदाहरण में मेंशन करता हूं, पोटेशियम 39 और ये कैल्शियम 40 वाला। तो यहां पर देखना, सबसे पहले मैंने मेंशन किया यहां पर पोटेशियम। उदाहरण ही आपको, उदाहरण को बिल्कुल रटना नहीं है, बस सिंपल आपको बेसिक से चलना। अगर बेसिक से अगर मूव करोगे तो इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये लीजिए, सबसे पहले आपके पास पोटेशियम है, उसके बाद में कैल्शियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। पोटेशियम के लिए अगर बात करते हो द्रव्यमान संख्या 39 है, और कैल्शियम के लिए कितनी है, 40 है। कैल्शियम के लिए परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी है, 40। अब मैंने आपको तरीका क्या बताया था, सबसे पहले आप तो परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन की संख्या ये पता कर लीजिए, इजीली सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर जेड। जेड का मतलब क्या है, परमाणु संख्या। पोटेशियम का कितना है 19 और कैल्शियम का कितना है 20। दूसरी बात करूंगा मैं द्रव्यमान संख्या, जिसको प्रदर्शित करते हो आप ए से। द्रव्यमान संख्या यहाँ पर पोटेशियम की कितनी है 39 और कैल्शियम के लिए कितनी है 40। अब बात करोगे आप यहाँ पर किसकी, न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या अगर आप देखोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने बताया था आपको, a माइनस जेड। इससे आप किसको पता कर सकते हो, न्यूट्रॉन की संख्या को। तो यहां पर आप देखोगे 39 में से 19 को माइनस करोगे तो एक्चुअल में कितना आएगा 20, और 40 में से 20 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 20। क्या देख रहे हो, आपको बिल्कुल मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, बेस से चलना है। अगर परमाणु क्रमांक समान होता तो समस्थानिक हो जाता, दोनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो समस्थानिक नहीं है। इसके बाद में क्या चेक करते हो आप, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या समान होती तो क्या हो जाता, समभारिक हो जाता। पोटेशियम के लिए 39 है, कैल्शियम के लिए 40 है, मतलब ये समभारिक नहीं है। तो तीसरा फिर आप क्या देखोगे, न्यूट्रॉन की संख्या। पोटेशियम 39 और कैल्शियम 40 के लिए
न्यूट्रॉन की संख्या 20 है और कैल्शियम के लिए भी कितनी है 20। तो यहां पर समानता किसमें आ रही है, न्यूट्रॉन की संख्या में समानता आ रही है। तो इन दोनों के मध्य क्या संबंध होगा, इन दोनों के मध्य संबंध क्या होगा, ये कौन सी स्पीसीज है, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज है। कौन सी स्पीसीज है ये, आइसोन्यूट्रॉनिक मीनिंग सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज है। तो इजीली अब आपसे सोल्व हो जाना चाहिए। उदाहरण देखते हैं, आपको परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या पता कर लीजिए और उसके बाद में चेक कर लीजिए कि समभारिक होगा, समस्थानिक होगा या सम न्यूट्रॉनिक होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल आप खुद सोल्व कर सकते हो। सिलिकॉन 30, फॉस्फोरस 31 और सल्फर 32। तो यहां पर देखो परमाणु संख्या अलग अलग है, मतलब समस्थानिक नहीं है। द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग है, 30, 31 और 32, मतलब समभारिक नहीं है। तो फिर क्या पता करोगे, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन आप इजीली पता करोगे 30 - 14, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर न्यूट्रॉन की वैल्यू 16। फॉस्फोरस में भी 16 आएगा और सल्फर 16, 32 में भी कितना आएगा, न्यूट्रॉन की संख्या 16। तीनों के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 16 है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, आइसोटोन्स हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, इसको आइसो न्यूट्रॉनिक भी बोल सकते हो, अदरवाइज सम न्यूट्रॉनिक को क्या बोलते हो, आइसोटोन्स बोलते हो। नेक्स्ट वाले परमाणु स्पीसीज के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वाली परमाणु स्पीसीज आपके पास आइसोडाइपर। ये थोड़ा एडवांस है, तो इनको अच्छे से आपको देखना है कि आइसोडाइपर, आइसोस्टर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर जो सवाल है आपके यही से आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। तो यहां पर अब अपन डील करेंगे आइसोडाइपर से डील करेंगे। समानता देखिए, समानता क्या है, समानता एक ही है कि इनका जो समस्थानिक संख्या क्या होता है, समान होता है। समस्थानिक संख्या का मतलब क्या हो गया, n-z की वैल्यू क्या होगी, एक समान होगी। किसकी वैल्यू एक समान होगी, n-z की वैल्यू क्या होगी, एक समान होगी। अथवा आप क्या बोल सकते हो, a-2z की वैल्यू क्या होगी, एक समान। तो आपको आइसोडाइपर का एक ही तरीका है, मेथड क्या होगा, n-z की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक समान आनी चाहिए। अब असमानता ही देखोगे, परमाणु संख्या भी अलग होगा, द्रव्यमान संख्या भी अलग है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर भी अलग अलग होगा, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होगी, अलग अलग होगी। यहाँ पर मैं एक उदाहरण यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ये लीजिए, मैं उदाहरण अपन डिस्कस करेंगे। पोटेशियम और फ्लोरीन, पोटेशियम 39 और फ्लोरीन कितना है 19। तो इस वाले उदाहरण से समझेंगे अपन। तो सबसे पहले यहां पर मैंने मेंशन कर दिया पोटेशियम। उदाहरण से आपकी क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट, और जितने उदाहरण सोल्व करोगे उतना ही बेनिफिट रहेगा। एक तो पोटेशियम है, सेकंड वाला कौन सा था, फ्लोरीन। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 19, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 9। और परमाणु भार आपको इसकी दे रखी है, पोटेशियम का 39 है और फ्लोरीन का 19। तो ये लीजिए, मैंने 39 मेंशन कर दिया और यहां पर मेंशन कर दिया फ्लोरीन की द्रव्यमान संख्या 19। मेथड क्या है, आपको अप्रोच कैसे करनी है, तो अप्रोच के लिए सबसे पहले आप जेड की वैल्यू पता कीजिए। तो जेड आपको देखते ही पता चल जाएगा, पोटेशियम के लिए 19 और फ्लोरीन के लिए 9। फिर आप पता कीजिए द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या भी उदाहरण को देखते ही पता चल जाएगी। पोटेशियम के लिए कितनी है 39 है और फ्लोरीन के लिए कितनी है 19 है। फिर आप पता कर कीजिए न्यूट्रॉन की संख्या n। तो न्यूट्रॉन की संख्या का मेथड क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था a-z। 39 में से अगर 19 आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 20। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है आपके पास 20 है। अगर आप बात करोगे फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के केस में आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो अगर आप न्यूट्रॉन की संख्या देखेंगे 19 - 9 तो कितना हो गया 19 - 9 का मतलब कितना हो गया 10 हो गया। तो आपको बेसिक से चलना है, परमाणु क्रमांक समान नहीं है तो मतलब समस्थानिक नहीं हो सकती, द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न है तो मतलब समभारिक नहीं हो सकती, न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग है तो मतलब आइसोटोन या सम न्यूट्रॉनिक नहीं हो सकते। तो फिर आपको फोर्थ कौन सा चेक करना है, फोर्थ चेक करना आपको आइसोडायापर। और आइसोडायापर का मीनिंग क्या था दोस्तों, आइसोडायापर का मीनिंग था n-z की वैल्यू आपको चेक करनी है। n का मतलब हो गया न्यूट्रॉन की संख्या, z का मीनिंग हो गया परमाणु क्रमांक। तो देखिए इस वाले केस में कितना हो जाएगा 20 - 19 और इस वाले केस में क्या हो जाएगा n-z। फ्लोरीन के केस में 10 - 9। जब आप दोस्तों इसको सोल्व करोगे तो 20 में से 19 गया तो कितना बचेगा 1 और 10 में से 9 माइनस किया तो कितना बचेगा 1। तो यहां पर समानता किसमें हो रही है दोस्तों, समानता आ रही है इसमें n-z में। और ऐसी स्पीसीज, ऐसी परमाणविक स्पीसीज जिनमें n-z की वैल्यू एक समान आती है, मतलब पोटेशियम 39 और फ्लोरीन 19 के लिए
एन माइनस जेड की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है दोस्तों, एक, दोनों के लिए एक एक है, तो मतलब इनके मध्य क्या संबंध होगा, मतलब ये पोटेशियम 39 और फ्लोरीन जो 19 है, ये एक्चुअल में कौन सी परमाणविक स्पीशीज है दोस्तों, तो ये है आइसोडाइबर, आइसोडाइबर। तो ये आपको सीक्वेंस से चलना है, ये सीक्वेंस हो गया, एन माइनस जेड समान है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो आइसोडाइपर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो एग्जांपल दे रखे हैं आप उनको चेक कर सकते हो, देखते ही चेक होना चाहिए। जैसे इसकी बात करूं मैं कॉपर और क्रोमियम की, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, समस्थानिक नहीं है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, समभारिक नहीं है, न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग है, तो यहाँ पर कौन सी नहीं होंगे आपके, सम न्यूट्रॉनिक नहीं होंगे। फिर चेक क्या करना आपको, एन माइनस जेड चेक कर लीजिए, एन माइनस जेड अगर एक समान आ गया तो कौन सा हो जाएगा, आइसोडाइपर हो जाएगा। नेक्स्ट वाली परमाणविक स्पीशीज देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वाली परमाणविक स्पीशीज आपके लिए है सम इलेक्ट्रॉनिक, नाम से स्पष्ट हो रहा है, सम इलेक्ट्रॉनिक को इंग्लिश में बोलते हो दोस्तों आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बात कर रही है अपन सम इलेक्ट्रॉनिक की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो यहाँ पर देखिए समानता किसमें होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, एक समान, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो दोस्तों उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा, एक समान होगा। भिन्नता देखेंगे असमानताएं, परमाणु संख्या अलग है, द्रव्यमान संख्या अलग है और उनकी परमाणु त्रिज्याएं भी क्या होगी, अलग अलग होगी। एकमात्र आपको समानता किसमें देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या में, और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर समान है तो दोस्तों मानकर चलिए वो कौन सी परमाणविक प्रजातियां होगी, सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणविक प्रजातियां होगी। एक उदाहरण यहां से मैं मेंशन कर लेता हूं, CO CN माइनस और N2। तो देखना दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये कौन सी स्पीशीज है। उदाहरण था आपके पास नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड मीनिंग CO, और थर्ड वाला दोस्तों आपके पास उदाहरण कौन सा है, ये लीजिए मैं मेंशन कर लेता हूं CO CN माइनस। तो ये लीजिए दोस्तों मेंशन कर लेते हैं अपन भी साइनाइड CN माइनस। एक और मैं अपनी ओर से यहां पर ऐड कर देता हूं दोस्तों, एक और मैंने ऐड कर दिया O2+2। तो अब आपको यह बताना चाहिए कि जो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8। तो ये अगर आपको बेसिक नॉलेज पता है तो यहां पर मैं डायरेक्ट पता करूंगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इलेक्ट्रॉन की संख्या में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर उदासीन है तो उनके जो परमाणु क्रमांक को जोड़ दीजिए, मतलब जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उतने क्या उपस्थित होंगे आपके पास, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। जितना धनावेश है उतने इलेक्ट्रॉन को माइनस कीजिए, जितना ऋणावेश दे रखा है उतने इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, उनको योग करना, उनको ऐड करना है। तो यहां पर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, N2 का मतलब कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन उपस्थित है। अब ध्यान से देखना किस प्रकार से मैं कैलकुलेट करता हूं। सबसे पहले अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूंगा तो एक नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7, और जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उदासीन के लिए। N2 तो उदासीन है तो पहले वाले नाइट्रोजन में भी 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले नाइट्रोजन में भी 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 14 आ गई। अगर आप बात करोगे किसकी, CO के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8, और यहां पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है तो मतलब 6 + 8 कितना हो गया, 14। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों कितनी आ रही है, 14 आ रही है। तीसरा वाला अगर आप उदाहरण यहां से डील करोगे तो तीसरे वाले उदाहरण में क्या कौन कौन सा है, CN माइनस। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 6, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। लेकिन अब की बार समस्या आ गई, ये उदासीन नहीं है। अगर उदासीन होता तो उनके जो परमाणु क्रमांक है वही उतने उसमें क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित होती है। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी ऋणावेश है तो आपको इलेक्ट्रॉन का योग करना है, धनावेश है तो आपको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहां पर देखेंगे CN माइनस, कौन सा ये ऋणावेश है, मतलब जितना माइनस आपको दे रखा है किसी भी स्पीशीज पर, प्रजाति पर, तो आपको उतने ही इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, योग करना है। तो यहाँ पर कितना माइनस है, -1। तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। दोस्तों सोल्व करोगे 6 + 7 13 + 1 कितना हो गया, 14। नेक्स्ट वाला देखिए, इसीलिए मैंने जो 4th वाला एग्जाम्पल है इसको ऐड किया था, जिसके थ्रू आपको क्या हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लास्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8,
कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, तो दूसरे वाले का भी कितना होगा 8। और यहां पर देखिए कौन सी स्पीसीज है, धनावेशित। और मैंने आपको यही सिखाया कि धनावेशित स्पीसीज जब भी आती है तो जितना धनावेश दे रखा है उतने इलेक्ट्रॉन को माइनस कीजिए और जितना ऋणावेश दे रखा है उतने इलेक्ट्रॉन को ऐड कीजिए। कितना धनावेश है +2, तो यहां से माइनस कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। सोल्व करोगे दोस्तों तो कितना हो गया 8 + 8 कितना हो गया 16 - 2 और आपके पास आंसर क्या आएगा 14। तो क्या देख रहे हो आप, N2CO Cn- और O2+2 तीनों के अंदर अगर आप चेक करोगे तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है, एक समान, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 14 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये चारों जो परमाणु प्रजातियां है ये इनका आपस में क्या संबंध है, ये चारों के चारों कैसी है दोस्तों, सम इलेक्ट्रॉनिक है। कौन सी स्पीसीज है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान आएगी तो दोस्तों कौन सी हो जाएगी, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो आप सोल्व कर लेना। यहां पर देखो मैंने एग्जाम्पल मेंशन कर दिए, N2O CO2 CNO-, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 22 इलेक्ट्रॉन है तीनों में। H-, हीलियम, लिथियम प्लस, बेरिलियम +2, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसी प्रकार से बात करोगे P-3, फॉस्फोरस का 15 होता है 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए 18, सल्फर का 16 होता है 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए 18, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है 1 ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 18। आर्गन उदासीन दे रखा है, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 18, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या के समतुल्य होती है। मतलब जितना परमाणु क्रमांक उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कितना हो जाएगा 18। पोटेशियम प्लस, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है दोस्तों, एक माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है और 20 में से +2 है तो -2 कीजिए तो कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। तो ये आपके सामने मैंने एग्जाम्पल मेंशन कर दिए। लास्ट परमाणविक प्रजाति है दोस्तों कौन सी, आइसोस्टर। ये भी एडवांस है, इसको देखेंगे आइसोस्टर। तो आइसोस्टर के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, इनमें परमाणु की संख्या समान होती है। इंपोर्टेंट है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो स्पीसीज कौन सी होगी, आइसोस्टर होगी। परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप इसको डीपली इसकी स्टडी करेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या था, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए थी, परमाणुओं की संख्या से मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान है तो कौन सा होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ साथ अगर परमाणुओं की संख्या भी समान है तभी वो कौन सी परमाणुविक प्रजातियां होगी दोस्तों, आइसोस्टर होगी, अदरवाइज वो आइसोस्टर नहीं होगी। अब मैं बात करता हूं यहां पर, पहला एग्जाम्पल मेंशन कर रहा हूं मैं N2 एंड CO की। तो यहां पर देखना ध्यान से एग्जाम्पल को। सबसे पहले अपन एग्जाम्पल की बात करेंगे नाइट्रोजन, ये लीजिए N2 और दूसरा कौन सा है CO। तो यहां पर पहले देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या पता कीजिए, 7 + 7 कितना हो गया 14, और यहां पर 8 + 6 8 तो ऑक्सीजन का और 6 परमाणु क्रमांक कार्बन का, तो यहां पर भी वैल्यू कितनी आई है दोस्तों 14। और ये 14 वैल्यू कहां से, 7 + 7 से। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या तो क्या एक समान, तो मतलब क्या कौन सी स्पीसीज हो सकती है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो है, लेकिन अगर आपको एडवांस में चलना है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, परमाणुओं की संख्या। तो यहां पर मैं सेकंड पॉइंट मेंशन करता हूं, परमाणुओं की संख्या, मतलब जो भी स्पीसीज दे रखी है इनमें कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। यहां पर दोस्तों मैंने मेंशन कर दिया परमाणुओं की संख्या। तो ये लीजिए मैंने यहां पर मेंशन किया है परमाणुओं की संख्या। अब देखते ही पता चलना चाहिए N2 निर्माण कैसे होगा, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन से। CO इसका निर्माण कैसे हुआ होगा, C + O से। नाइट्रोजन के कितने परमाणु है, 1 और +1, तो यहाँ पर परमाणु की संख्या कितनी है 2। CO के अंदर भी परमाणु की संख्या कितनी है, 1 + 1, तो कितना हो गया 2। तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए, परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तभी क्या होंगे वो आइसोस्टर होंगे। तो यहाँ पर ये जो दोनों स्पीसीज है कौन सी, N2 और CO, इन दोनों के मध्य संबंध क्या है दोस्तों, इन दोनों के मध्य संबंध है ये एक दूसरे की क्या होती है, आइसोस्टर होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ क्या समान होना चाहिए, परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, आइसोस्टर होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल अगर मैं मेंशन करना चाहूं अंडरस्टैंड करवाने के लिए, तो ये लीजिए मैंने एक उदाहरण मेंशन कर दिया है, ये लीजिए एक उदाहरण में मेंशन कर देता हूं, यहां पर ऑक्सीजन का उदाहरण ले लेता हूं मैं। जैसे
ये लीजिए दोस्तों, मैंने मेंशन कर दिया O2। एक तो मैंने क्या मेंशन कर दिया O2, और आपको पता है कि O2 है, इसके अंदर जो परमाणु की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 16। अब अगर मैं इसको तुलना करूं सल्फर के साथ, अब देखना दोस्तों चेंज आ जाएगा कंप्लीटली। यहां पर देखूंगा अगर मैं इस वाले को सोल्व करूं, इस वाले उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्टर के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, 8 + 8 कितना हो गया, 16। और सल्फर का परमाणु क्रमांक भी कितना होता है, 16। उदासीन है तो मतलब जितने परमाणु क्रमांक उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। तो मतलब O2 और सल्फर है, दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो क्या है, 16। फिर मैं बात करूंगा परमाणुओं की संख्या। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने सेकंड वाला मेंशन कर दिया, कितने परमाणु उपस्थित है। तो ऑक्सीजन को देखते हुए पता चल गया, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है, ओनली सल्फर। तो ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितनी है दोस्तों, 2, और सल्फर में परमाणु की संख्या कितनी है, 1। तो यहां से क्लियर हो गया कि O2 और जो सल्फर है इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान है, लेकिन परमाणु की संख्या समान नहीं है। और आइसोस्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ साथ परमाणु की संख्या भी क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तो यहां से क्या कंक्लूजन आएगा, O2 और जो सल्फर है वो आइसोस्टर नहीं है, O2 और सल्फर आइसोस्टर नहीं है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ही समान है, परमाणु की संख्या समान नहीं है। तो फिर ये दोनों के मध्य क्या संबंध होगा, मतलब जो ऑक्सीजन और सल्फर है ये दोनों एक्चुअल में फिर कौन सी स्पीशीज होंगी, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगी। ये हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये कौन सी स्पीशीज होगी, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यहां से एक सारांश भी निकाल सकते हो, सम इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीशीज है वो आइसोस्टर हो सकती है, हमेशा ध्यान रखेंगे। जो भी आइसोस्टर है वो तो सदैव क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूं दोस्तों, आइसोस्टर जो स्पीशीज है वो हमेशा सदैव क्या होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति होती है। लेकिन सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति सदैव आइसोस्टर हो ये आवश्यक नहीं है, और उदाहरण मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया। दोस्तों अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, LCP केमिस्ट्री अब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पर बेस आपको जो केमिस्ट्री के स्पेशल वीडियो है रेगुलर अपलोड होते रहेंगे, और आप इनको इजीली लर्न करके जो केमिस्ट्री है उस पर आप अच्छी कमांड बना सकते हैं। थैंक यू।